जय हिंद साथियों। एग्जाम फॉर्म से आरपीएफ यूनिफॉर्म तक की सीरीज के इस तीसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको जाकर के सबसे पहले देख लीजिए, क्योंकि मैंने उनमें जो भी बातें बताई है आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और दोस्तों, अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल या आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं अंत तक आपको कुछ ऐसे बोनस टिप्स देने वाला हूं जिससे कि आपको जरूर कुछ फायदा मिलेगा और आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीख करके जाने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बता देता हूं कि यह वीडियो मैं आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम पैटर्न को लेकर बना रहा हूं। बाकी जो भी इस एग्जाम से संबंधित आरपीएफ कांस्टेबल की नंबरिंग, क्या क्या मार्क्स रहते हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट रहते हैं, उन सभी पॉइंट को मैं स्पष्ट भाषा में आगे आपको समझाने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप इस चैनल पर आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो मिस ना कर सको। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है या फिर आपको कुछ भी सवाल का जवाब चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट टाइप कर दीजिएगा। मैं जल्दी से जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ और आपको एकदम प्रॉपर जवाब देता हूं। और अगर आपका कमेंट आता है कि आपको आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के एग्जाम पैटर्न से संबंधित भी कुछ जानकारी चाहिए तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेकर के आऊंगा। और हाँ दोस्तों, इसके बाद जो मैं अगला वीडियो लेकर के आने वाला हूं उसमें मैं आपको किस तरह से तैयारी करना है, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, और मैं अपनी तैयारी के दौरान 15 से 20 एग्जाम दिया हूं और हर एग्जाम में मैंने क्या क्या गलतियां की, क्या क्या सीखा और किन किन बातों को नोट करके आज मैं किसी भी पढ़ने वाले स्टूडेंट को, जो मेरे रिलेटिव है, मेरे परिवार वाले हैं, उनको बताता हूं। तो उन सब चीजों को एकदम प्रॉपर भाषा में बताने वाला हूं। वह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, आपसे वादा करता हूं कि वह वीडियो देखने के बाद आप बिना लाइक किए उस वीडियो को नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि उसमें आपको इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाला हूं जो आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको भविष्य में जरूर काम आएगा। आप कभी भी कोई रेलवे का एग्जाम या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वह वीडियो सभी एग्जाम के लिए, सभी स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बिना टाइम खराब किए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आरपीएफ का जो एग्जाम होता है उसका पैटर्न क्या होता है और दोस्तों आपको क्या क्या पढ़ना रहता है आरपीएफ के एग्जाम के लिए। वीडियो अंत तक देखने के बाद आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आरपीएफ का जो फॉर्म भरा जाता है वह ऑनलाइन भरा जाता है और एग्जाम भी इसकी ऑनलाइन ही होती है, ऑफलाइन इसका एग्जाम नहीं होता है। इस एग्जाम के लिए टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का रहता है और इस 1.5 घंटे में आपको 120 क्वेश्चन सोल्व करने रहते हैं। तो दोस्तों, 120 क्वेश्चन के लिए मार्क्स जो रहते हैं वह 120 मार्क्स का ही पेपर होता है, 120 नंबर का ही पेपर होता है और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप से होता है। तो आपको यह सिंपल से डाउट पहले तो मैं यह क्लियर कर चुका हूं। हो सकता है शायद आप में से कई लोगों को यह जानकारी पता हो, लेकिन आगे जो जानकारी बताऊंगा वह आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आप जब एक करेक्ट आंसर देंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। आपके द्वारा जब एक रॉन्ग आंसर दिया जाएगा तो उसके लिए 1/3 नंबर काट लिया जाएगा, यानी कि 1 नंबर का 1/3 हिस्सा आपका डिडक्ट किया जाएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। तो आपको इस बात का सबसे पहले, एग्जाम देने से पहले आप जाते हैं तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि आपके इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है। और अगर दोस्तों आप कोई क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट करते हैं, उसको अटेम्प्ट नहीं करते हैं, तो आपको ना तो उसका कोई मार्क्स दिया जाएगा ना ही उसके लिए कोई मार्क्स काटा जाएगा। इसके बाद आपको बताता हूं कि मिनिमम पासिंग परसेंटेज फॉर एलिजिबिलिटी। दोस्तों, आपको इस एग्जाम को देने के लिए इसमें आरआरबी द्वारा मिनिमम परसेंटेज मार्क्स कुछ रखे गए हैं। उसका मतलब क्या होता है उसको भी बताऊंगा। तो इसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर्स कैटेगरी होती है उसके लिए 35% मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी रखा गया है और एसटी और एससी कैटेगरी के लिए 30% कैटेगरी मार्क्स रखा गया है। तो दोस्तों, अगर इसके नीचे आपके मार्क्स होते हैं तो आपकी कैटेगरी में भले ही वैकेंसी खाली रह जाए लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या होता है आप ध्यान से समझ लो कि 35% मार्क्स, ना कि 35 मार्क्स। दोस्तों, 120 नंबर का 35% 42 नंबर होता है, जो कि अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को लाना रहता है। वहीं 120 मार्क्स का 30% जो कि 36 नंबर होता है, जो कि एसटी एससी कैटेगरी को लाना होता है। तो दोस्तों, एक एग्जांपल देकर समझाता हूं
कि अगर पेपर बहुत ज्यादा टफ रहा, हो सकता है कि इतना ज्यादा टफ हो कि सबके मार्क्स 50, 45, 35 इतने मार्क्स के अंदर अंदर मार्क्स आए, और अगर आपके मार्क्स आपकी कैटेगरी के हिसाब से, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में है, जनरल कैटेगरी में है, तो आपके मार्क्स अगर 40 रह गए तो आपका सिलेक्शन नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो मिनिमम परसेंटेज पासिंग मार्क्स जो रखा गया है वह 42 नंबर आपका होना चाहिए, जो कि 120 मार्क्स का 35% है। तो भले ही आपके अनरिजर्व कैटेगरी की सीट खाली चली जाती है, या फिर आप ST SC कैटेगरी में है और आपका 30% मार्क्स से नीचे है, यानी कि 36 नंबर से भी आपका नीचे है, तो आपकी कैटेगरी में भले वैकेंसी खाली चली जाए, लेकिन जो मिनिमम परसेंटेज पासिंग मार्क्स है उसको आपको लाना अनिवार्य होगा। इसके नीचे आप लाते हैं तो आपकी कैटेगरी की वैकेंसी खाली जाने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। इस नियम को आप जान लीजिए। आशा करता हूं कि यह नियम आपको अच्छे से स्पष्ट भाषा में समझ में आया होगा। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं कि इस एग्जाम में क्या नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होती है। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम्स होते हैं तो इसमें नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होती है, और वह किस तरह से की जाती है कि आप मान लीजिए कि एक दिन में 3 शिफ्ट में एग्जाम होता है, और ऐसे अगर 10 दिनों तक एग्जाम चलता है तो 30 शिफ्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। दोस्तों, उन 30 शिफ्ट का जो लेवल रहता है उस लेवल को एवरेज करके, मतलब किसी शिफ्ट में हो सकता है कि हाई लेवल का पेपर था, किसी शिफ्ट में लो लेवल का था, किसी में मॉडरेट लेवल का पेपर था, तो उस शिफ्ट के लेवल अनुसार जिसका हाई लेवल का पेपर था उसके मार्क्स कुछ बढ़ाए जाते हैं, जिसका लो लेवल का पेपर था उसके मार्क्स कुछ घटाए जाते हैं, और मॉडरेट लेवल, इन तीनों को एवरेज करके एक नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बनवाया जाता है, जो कि हर शिफ्ट लेवल के अनुसार ऊपर नीचे किया जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होने के बाद आपका फाइनल मार्क्स आपको नॉर्मलाइज्ड मार्क्स करके आगे आपका फाइनल मार्क्स दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं कि जो आपकी एग्जाम देने की भाषा रहेगी वह कौन सी रहेगी। तो आपको बता देता हूं कि हिंदी और इंग्लिश तो आपकी भाषा रहती ही है, हर एग्जाम में आपकी हिंदी इंग्लिश भाषा को रखा जाता है। इसके बाद अगर आपकी क्षेत्रीय भाषा कोई सी है तो वह आपकी चॉइस अनुसार, जब आपने एग्जाम फॉर्म भरा होगा या फिर जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो उस समय आपको एक विकल्प दिया जाता है कि आप कौन सी भाषा में एग्जाम देना चाहते हैं, और उसके बाद आपको ट्रांसलेशन करने के लिए भी एक ऑप्शन उपलब्ध रहता है। मैंने जब एग्जाम दिया था तो उस समय उपलब्ध था। जैसे कि मैं हिंदी में एग्जाम देता हूं तो मैं एग्जाम हिंदी में दे रहा हूं, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में मुझे शुद्ध वर्तनी की कोई मिस्टेक नजर आती है तो मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उस क्वेश्चन को देख सकता हूं। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जिस भाषा में एग्जाम दे रहे हैं उसके अलावा भी आपको एक और भाषा का विकल्प दिया जाएगा, उस भाषा में आप उस क्वेश्चन को देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि क्षेत्रीय भाषा, जैसे कि आप महाराष्ट्र से हैं और आपको मराठी भाषा आती है तो आप मराठी भाषा में दे सकते हैं। इस तरह के आप जहां जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उस भाषा में भी आप एग्जाम देने के पात्र होंगे। इसके बाद बात करते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो दोस्तों, इसमें बता देता हूं कि इसमें मुख्य 3 सेक्शन होते हैं, जिसमें कि पहला सेक्शन होता है अरिथमेटिक, यानी कि मैथ्स से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं। तो आपको उसमें 35 क्वेश्चन रहेंगे और आपके मार्क्स भी 35 रहेंगे। इसके बाद रहेगा आपका जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग जिसे कहते हैं, तो उसके लिए भी आपको 35 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 35 मार्क्स का ही रहेगा। इसके बाद जो अंतिम सेक्शन रहता है वह रहता है जनरल नॉलेज का, यानी कि जीके सेक्शन रहता है। उसमें आपको ध्यान रखना है कि जीके के सेक्शन में 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 50 मार्क्स का ही रहेगा। तो 35, 35 और 50 टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे, 120 नंबर का पेपर रहेगा। दोस्तों, आपको इन तीनों चीजों को करते समय ध्यान रखना है कि आपको सबसे ज्यादा जो पकड़ बनानी है वह जीके पर बनानी है, क्योंकि जो एग्जाम देने जाएंगे आरपीएफ कांस्टेबल का देने जाएंगे, उस एग्जाम को देने वाले 90% से ज्यादा लोग मैथ्स और रीजनिंग में ज्यादा से ज्यादा, यानी कि अगर 70 नंबर का होता है तो 65+ क्वेश्चन करने वाले होते हैं। मतलब जो पढ़ करके जाते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, बाकी जो कंपटीशन से बाहर है, जो बस देखने के लिए एग्जाम फॉर्म भरते हैं, तो उनकी बात मैं इस चैप्टर में नहीं कर रहा हूँ। तो जो अच्छे से पढ़ करके एग्जाम देने जाते हैं वह 65+ मार्क्स ले आते हैं। और दोस्तों, जब मैंने मेरा एग्जाम दिया था तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं 70 में से 69 क्वेश्चन टोटल सही किया था, और जो एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था वह रीजनिंग में केवल इसलिए हुआ था कि मुझे जिस क्वेश्चन को मैं सोल्व कर रहा था तो मुझे उस क्वेश्चन के 2 ऑप्शन एक जैसे लग रहे थे, तो मैं कंफ्यूज हो गया था कि अब दोनों ही ऑप्शन सही है तो मैं कौन सा टिक करूं। फिर मैंने उसमें से एक ऑप्शन जो पहले दिया हुआ था, ABCD करके दिया रहता है, उसमें से जो पहला जो ऑप्शन था मैंने उसको टिक कर दिया था, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर मैं उसको छोड़ देता तो शायद मेरे मार्क्स चले जाते।
और दोस्तों जब रिजल्ट आया और मैंने अपना आंसर की देखा तो मुझे पता चला कि जो दूसरा वाला ऑप्शन था सेम टू सेम उसी ऑप्शन को उन्होंने सही करके मेरा जो क्वेश्चन मैंने किया था उसको गलत दे दिया। फिर तो दोस्तों इसके लिए फिर मैंने आरटीआई भी फिल किया था। तो दोस्तों मेरे 70 में से 69 क्वेश्चन सही थे और मेरा एक क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन पेपर बनाने वाले की वजह से मेरा गलत हुआ था, तो मेरे 68.67 मार्क्स मैथ्स और रीजनिंग में टोटल आए थे। क्योंकि 69 में से एक गलत हो गया तो 0.3 थी, मेरा 1/3 मार्क्स डिडक्ट हुआ था, तो 69 में से 1/3 गया तो 68.67 मेरे मार्क्स थे। और इसके बाद मेरे जीके में तो मैं आपको बता देता हूं कि जीके आप जितना भी पढ़ोगे वह कम रहेगा। आपको एक बोनस टिप्स दे देता हूं, क्योंकि दोस्तों इसके बाद जो वीडियो लाने वाला हूं वह आप अगर देख लेते हैं और उसको फॉलो करते हैं तो मैं आपको वादा करता हूं कि आप हर एग्जाम को निकालने के काबिल रहेंगे। मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है, बहुत सारे ऐसे टिप्स देने वाला हूं। उस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रख लीजिए, क्योंकि आपको वो वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। उस वीडियो में आपको बहुत बेहतरीन जानकारी देने वाला हूं और वादा करता हूं कि अगर उस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ सीखने को नहीं मिला, अगर आपका टाइम खराब हुआ, तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को अनलाइक कर दीजिएगा। मैं इतने कॉन्फिडेंस से वादा कर सकता हूं कि उस वीडियो में आपको बहुत जरूरी जानकारी मैं देने वाला हूं, क्योंकि इस वीडियो में अगर इतनी जानकारी दूंगा तो यह वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और इस वीडियो में इतनी सारी जानकारी दूंगा तो कई सारे लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। हो सकता है कि अभी भी बहुत लोग इस वीडियो को नहीं देख रहे होंगे। जो भी इस वीडियो को अंत तक देख रहा है, मैं मानता हूं कि वह एग्जाम को लेकर सीरियस है, वह कुछ करना चाहता है, वह अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहता है, तभी वह इस वीडियो को अंत तक देख रहा है। और आशा करता हूं कि इस वीडियो से भी आपके कई सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। और मैं आपको जो स्क्रीन पर अभी एग्जाम पैटर्न दिखा रहा हूं, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको एग्जाम पैटर्न दिखा रहा हूं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप अपने एग्जाम पैटर्न के हिसाब से तैयारी कीजिए। दोस्तों एक चीज और बता देता हूं कि आप जब मैथ्स की तैयारी करते हैं तो आप मैथ्स की जितनी तैयारी करते हैं उसका उतना ही रिवीजन भी कीजिए, क्योंकि आप जो जो आगे पढ़ते जाते हैं अगर आप उसका रिवीजन नहीं करते हैं तो वह आप भूलते जाएंगे। यह एक मानव प्रक्रिया है, यह केवल आपके साथ नहीं होता है, सभी के साथ होता है। एक यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट एस्पिरेंट के साथ भी यह होता है, तो आप इसकी चिंता मत कीजिए। आप जितना उसका रिवीजन करेंगे आप उतना अपना लेवल ऊपर उठाते जाएंगे और कॉम्पिटिशन में अपनी जगह बनाते जाएंगे। रीजनिंग में आपको बता देता हूं कि रीजनिंग में भी आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करना है। और जीके की बात बताता हूं कि आप करंट अफेयर को मिस मत कीजिए और करंट अफेयर से उतना भी मत जुड़ जाइए कि आप अदर जीके पढ़ो ही ना, क्योंकि एग्जाम पैटर्न का कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर आपसे पूछा जाएगा तो 2-3 क्वेश्चन करंट अफेयर का पूछ लिया जाएगा और अगर उनका एग्जाम पैटर्न बनाने वाले का दिमाग घूम गया तो हो सकता है किसी शिफ्ट में 10 क्वेश्चन भी पूछ ले, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आपको 6 से 12 महीने का करंट अफेयर फिर भी पढ़ करके चलना है। बाकी दोस्तों इस वीडियो के बाद जो मेरी अगली वीडियो आने वाली है उस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी एकदम क्रम अनुसार आपको बताने वाला हूं, स्पष्ट भाषा में सब कुछ बताने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।